नमः संस्कृताय मित्रों, शिक्षा धारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत पाठमाला का ये हमारा चौथा एपिसोड है। आज हम इस एपिसोड में वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्ण हमारे मुख के किन किन जगहों से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान के बारे में समझते हैं। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी जब भी हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो हमारे मुख के जिस भाग पे जोर पड़ता है, दबाव महसूस होता है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। जैसे क, ख, ग। जब हम क, ख, ग का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे कंठ पे जोर महसूस हो रहा है, जोर पड़ रहा है। इसका मतलब क, ख, ग कंठ से उच्चारित होते हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक है। उसी तरह च, छ। जब च और छ का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जीवा तालु को स्पर्श करी है, छू रही है। इसका मतलब च, छ, ज ये तालव्य वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान तालु है, तालु को छू रही है। ठीक है। अगर तालु नहीं होती अगर, तब च का उच्चारण संभव नहीं हो पाता। ठीक, तो हम समझ गए कि उच्चारण स्थान क्या होता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि किन किन वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। सबसे पहले है अ, आ, कु से क वर्ग, फिर ह, फिर विसर्ग, यानी अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। संस्कृत परिभाषा है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, यानी अ, फिर कु मतलब क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, फिर विसर्ग, फिर ह। ये जितने भी वर्ण हैं सब कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। मित्रों, यहाँ पे अ जो 18 भेद लिखा गया, 18 प्रकार लिखा गया है। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ाया था कि अ, ई, उ, री जो 4 वर्ण हैं इनके 18 प्रकार होते हैं, यानी सभी 18 प्रकार के अ का उच्चारण कंठ से होता है। और जो कु है, स्पर्श व्यंजन की जब हमने चर्चा की थी तो उसमें हमने बताया था कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। इन सबको हम संक्षेप में कु, चु, टू, तु, पु लिख सकते हैं। क वर्ग को कु लिख सकते हैं, च वर्ग को चु लिख सकते हैं, ट वर्ग को टू लिख सकते हैं, त वर्ग को तु लिख सकते हैं और प वर्ग को पु लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ उ की इत संज्ञा हो जाती है, इसीलिए क का कु हो जाता है। ठीक है। इसीलिए इसको उदित वर्ण भी कहते हैं। तो जब भी कु आए तो क वर्ग समझिएगा, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग आता है। जब भी चू आए तो च वर्ग समझिएगा, च, छ, ज, झ ये आता है। ठीक है। और यहाँ पे विसर्ग जो है, हमारे संस्कृत व्याकरण में 4 अयोगवा की चर्चा की गई है। उसमें से अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानी और जिह्वामूली, उसमें से ये अयोगवा है। विसर्ग जो कि एक अयोगवा है, वर्ण है। तो हम देख लिए कि अ, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, फिर ह जब हम बोल रहे हैं तो हमारे कंठ पे जोर पड़ रहा है, ह ये ऊष्म वर्ण है। फिर विसर्ग जो कि अयोगवा है। इन सबका उच्चारण स्थान कंठ से है। ठीक, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। इसके बाद फिर ईचु यशा नाम तालु, मतलब ई, चू से च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। जब हम च का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जो जीवा है तालु को स्पर्श कर रही है, च, छ, ज। ठीक है, आप खुद उच्चारण करके महसूस कर सकते हैं। फिर य जो कि अंतस्थ वर्ण है, हिंदी में इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, य। फिर श जो कि ऊष्म वर्ण है, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इससे भी जीवा स्पर्श करे तालु को, श, श। ठीक है। ईचु यशा नाम तालु, यानी ई, फिर चू से च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय, फिर य, फिर श। ये इन सब का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है। अब तीसरा है
ऋटुषाणाम मूर्धा यानी री, टू से ट वर्ग, ट ठ ड ड ड़, फिर र और फिर श, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। प्रिय मित्रों, मूर्धा क्या होता है इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। हमारे मुख के अंदर जो ऊपर वाला भाग होता है, कठोर जो छत, मुख का जो कठोर ऊपरी वाला भाग होता है वो कठोर होता है, उसको हम तालु कहते हैं। ये तालु है। और तालु का जो अगला भाग होता है वो कठोर होता है, उसको हम कठोर तालु कहते हैं। ठीक है, जो ओठ की ओर होता है। और जो पिछला भाग होता है जो जिह्वा की ओर गया रहता है, जो कंठ की ओर गया रहता है, वो नरम होता है, कोमल होता है, उसको हम कोमल तालु कहते हैं। आप खुद जिह्वा लगाकर देख सकते हैं तालु पे, जो गड्ढा वाला स्थान है जो थोड़ा नरम लग रहा है वही कोमल तालु या नरम तालु है। और जो दांत के पास है जो वो कठोर लग रहा है, जो ऊपर वाला भाग वो कठोर तालु है। ठीक है, तो जहाँ कठोर तालु और नरम तालु जहाँ मिलते हैं वही बिंदु, वही स्थान मूर्धा कहलाता है। यानी हमारे तालु का मध्य बिंदु, हमारे तालु के बीच का भाग मूर्धा है। ठीक, तो जब हम ऐसे वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जिह्वा की जो नोक होती है वो मुड़कर उस जगह को छूती है, उस जगह को स्पर्श करती है। इसीलिए ऐसे वर्ण को हम मूर्धा वर्ण कहते हैं या मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, री को जब हम छू रहे हैं तो री का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे जिह्वा की नोक आगे से मुड़ रही है। री, ट, जिह्वा को मोड़कर हम उस बिंदु पर स्पर्श करें अपनी जिह्वा को। देखिए ट, अपनी जिह्वा की नोक को मोड़िए और तालु के मध्य में सटाइए। ट, र, श। ठीक है, तो ऋटुषाणाम मूर्धा, तो री, ट वर्ग, र और श, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। ठीक है, चौथा है ऋतुलशानाम दंता यानी री, तू से त वर्ग में त, थ, द, न, फिर ल, फिर श, इनका उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, ये दंत वर्ण है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो दांत पे जोर पड़ रहा है। त, थ, द, अगर दांत ना हो तो इनका उच्चारण कैसे होगा, नहीं हो पाएगा सही से। त, थ, द, ध, न, दांत पे जोर पड़ रहा है, इसीलिए ली, त वर्ग, ल, श, इनका उच्चारण स्थान दंत है। यहाँ पे जो स है ये ऊष्म वर्ण है। ठीक है, और ऊपर वाले जो मूर्धा वाला में जो श वो भी ऊष्म वर्ण है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। अब है पाँचवा, उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ यानी ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऊ का जब हम उच्चारण करें तो दोनों ओठ पे दबाव पड़ रहा है। ऊ, फिर पू से प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, बिना ओष्ठ के मिलन के, बिना दोनों ओष्ठों के मिलन के प का उच्चारण संभव नहीं है, चाहे ऊ का चाहे प का। ओष्ठौ लिखा है, इसका मतलब दोनों ओठों के प्रयास से इसका उच्चारण हो रहा है, जैसे ऊ। ठीक है, अगर मान लीजिए ऊपर का ओष्ठ रहता, नीचे का ओष्ठ नहीं रहता तो ऊ का उच्चारण संभव नहीं है। उसी तरह पू मतलब प, जब हम प का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ओष्ठ क्या हो रहे हैं, दोनों ओष्ठ सट रहे हैं, तभी प का उच्चारण संभव है। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, एक है उपदमानीय। देखिए दोस्तों, जब क और ख के पहले आधा विसर्ग लगा देते हैं तो वो जिह्वा मूली कहलाते हैं, ये आधा विसर्ग का चिन्ह है। और जब प और फ के पहले आधा विसर्ग लगा देते हैं तो वो उपदमानी कहलाते हैं। ठीक है, तो उपदमानी जो ये अयुग्वा है, तो जो उपदमानी है इसका उच्चारण स्थान ओठ से है। ठीक है, और पू मतलब प वर्ग में प, फ, ब, ब, म ओष्ठ से है और ऊ ये ओष्ठ से है। ठीक, अब छठवां है वकारस्य दंतोष्ठम यानी व का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये दांत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है। व। ठीक है, व, तो इसमें जो है दांत और ओष्ठ दोनों का सहयोग है।
फिर सातवां है इया मंगलना नाम नासिका छ। देखिए क वर्ग का जो पांचवा अक्षर है क ख ग ग अंग, फिर च वर्ग का पांचवा अक्षर च छ ज ज इ, फिर ट वर्ग का पांचवा अक्षर ट ठ ड ड अड़ यानी अड़, फिर त वर्ग का त थ द द न, यानी जो 5 अक्षर हैं इया म अंग ड़ न, इसको पंचम अक्षर बोलते हैं और इनका उच्चारण स्थान कंठ के साथ साथ नासिका भी है। ठीक है, कंठ और नासिका ये दोनों जगहों से उच्चारित होते हैं। ठीक, क्योंकि ये अनुनासिक वर्ण है। इसके बाद है आठवां एदायतो कंठ तालु। ए और ऐ ये जो दो वर्ण हैं इनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। देखिए दोस्तों, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ए का निर्माण कैसे हुआ है, इसको देख लेंगे। ए का निर्माण यहाँ पे अ और ई के मिलने से हुआ है। ठीक है, अ और ई को जब मिलाएंगे तो ए बनेगा। अब ये देखेंगे कि अ का जो उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो कंठ और तालु मिलाकर क्या हो गया कंठ तालु, और अ और ई मिलाकर क्या हो गया ए, यानी ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु से हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझ कर देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अ और ए का निर्माण ऐसे हुआ है, अ और ए का निर्माण हुआ है, अ और ए का मिलन हुआ है तो ऐ बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अ का उच्चारण स्थान कंठ से है और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों से है, तो ऐ का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ तालु से होगा, यानी ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होगा, यानी ये कंठ तालव्य वर्ण है। ठीक है, इसके बाद है नौवां उदौतो कंठोष्टम, यानी ओ और औ ये जो दो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से है। इसका भी वही ट्रिक अपनाएंगे। पहले देखेंगे ओ की रचना कैसे हुई है, अ और ऊ को ऊ के मिलने से हुई है। अ और ऊ जब मिला है तो ओ बना है, तो अ का उच्चारण कंठ से, ऊ का उच्चारण ओष्ठ से, तो कंठ और ओष्ठ मिलाकर क्या हो गया कंठोष्ठ, और अ और ऊ मिलाकर क्या हो गया ओ, यानी ओ का जो उच्चारण स्थान क्या हो गया कंठोष्ठ हो गया। ठीक है, उसी तरह अ और ओ को मिलाकर औ बना है। ठीक है, तो अ का उच्चारण स्थान क्या है कंठ से है और ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों से है, तो जब दोनों मिलाएंगे तो कंठोष्ठ हो जाएगा और अ और ओ मिलाएंगे तो अ हो जाएगा। ठीक है, यानी अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से है। मित्रों, ये जो ट्रिक है हमने इसलिए बताई आपको कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपको याद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 10वां है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, यानी जब क और ख के पहले आधा विसर्ग लगा देते हैं तो वो जिह्वा मूली कहलाते हैं, और जिह्वा मूली जो अयोगवा वर्ण है इसका उच्चारण स्थान जिह्वा के मूल से होता है। ठीक है, फिर 11वां है नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार होता है, जो बिंदी का जो निशान है इसको अनुस्वार बोलते हैं, ये अनुस्वार है। ये इसका जो उच्चारण स्थान क्या है नासिका से होता है, ये नासिक वर्ण है। ठीक है, तो ये भी एक अयोगवा है, यानी हमारे संस्कृत भाषा में 4 अयोगवा की चर्चा है, अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानी, जिह्वा मूली, और चारों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो आइए देखते हैं एक नज़र सब पे। पहले स्वर की ओर देख लेते हैं कि सभी स्वरों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। जैसे अ का उच्चारण स्थान कंठ से है, ई का तालु से हमने पढ़ा, ऊ का ओष्ठ से है, री का मूर्धा से है, री का दंत से है, ए का कंठ तालु से है, ऐ का कंठ तालु से है मतलब कंठ तालव्य है, ओ का कंठ ओष्ठ है, औ का कंठ ओष्ठ है। ठीक है, ये हो गया। फिर अब देखते हैं इसमें व्यंजन में देखते हैं।
तो व्यंजन में हमारे संस्कृत भाषा में मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है, जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन को मिलाकर बने हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और 25 जो स्पर्श व्यंजन है उनके उच्चारण स्थान अलग अलग हैं। जैसे क वर्ग का कंठ से है, च वर्ग का तालु से है, ट वर्ग का मूर्धा से है, त वर्ग का दंत से है, प वर्ग का ओष्ठ से है। उसी तरह अंतस्थ में य का तालु से है, र का मूर्धा से है, ल का दंत से है और व का दंत और ओष्ठ दोनों से है। उसी तरह उष्म वर्ण में चारों जो वर्ण हैं चारों का अलग अलग उच्चारण स्थान है, जिसमें श जो है वो तालु से है, एक जो खटकोण वाला श है उसका मूर्धा से है, एक छोटा श है उसका दंत से है और ह का कंठ से है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी उष्म वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, सभी अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्थान अलग अलग है और स्पर्श व्यंजन में सभी वर्गों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे स्वरों को हम देख लिए कि इसमें से सभी स्वरों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगले टॉपिक के लिए तैयार रहिए। हम जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय। क्लियर, ये तो हो गया ये।